इस्तीफा आया है। शरबत जहां फातिमा का पद से इस्तीफा, महिला कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा उन्होंने दिया है। पार्टी से नाराज होकर के उन्होंने इस्तीफा दिया है। टिकट नहीं दिए जाने पर उन्होंने नाराजगी जताई, पार्टी नेताओं पर अनदेखी का आरोप भी लगाया। महिला कांग्रेस अध्यक्ष का इस्तीफा सामने आया, जहां टिकट नहीं दिए जाने पर उन्होंने नाराजगी जताई है और आपको बता दें कि पार्टी नेताओं पर अनदेखी का आरोप भी लगाया। तो बड़ी खबर आपको इस वक्त सियासी गलियारे से बता रहे हैं, जहां बिहार महिला कांग्रेस अध्यक्ष का इस्तीफा उन्होंने दे दिया है। शरबत जहां फातिमा का पद से इस्तीफा, महिला कांग्रेस अध्यक्ष पद से उन्होंने इस्तीफा दिया, पार्टी से नाराज होकर के उन्होंने इस्तीफा दिया। साथ ही साथ आरोप भी लगाया कि अनदेखी की जाती है। इसके पहले जो भी महिला अध्यक्ष बनी उन सभी को टिकट दिया गया, लेकिन उन्हें नहीं दिया गया और इसी से वो नाराज होकर के अब उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, महिला कांग्रेस अध्यक्ष का इस्तीफा सामने आया। इस वक्त ये आपको बड़ी खबर बताएं, जहां अब कांग्रेस में भी नाराजगी देखी जा रही है। इस बार चुनाव कांग्रेस बुरी तरीके से हारी। अब उसके बाद महिला कांग्रेस अध्यक्ष ने अपना पद भी छोड़ दिया है। पार्टी से नाराज होकर के उन्होंने इस्तीफा दिया। चाहे 2015, चाहे 2020, चाहे अभी 2025 में सिर्फ 8% महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन, जो बहुत ही दुखदाई है। महिला कांग्रेस अध्यक्ष बने हुए हमको करीब 28 महीने हो गए हुए हैं। इस 28 महीने के कार्यकाल में आप सब ने देखा होगा कि महिला कांग्रेस की जो हमारी पूरी बहनें हैं, पूरा यूनिट, बिहार की जो पूरी 38 जिला अध्यक्ष और भी सारे लोग जो हम सब मिल करके बूथ स्तर तक जाने का कोशिश किया और महिलाओं की जो समस्याएं थी उसको उठाने का, हमेशा आप देख रहे होंगे कि महिला कांग्रेस हमेशा सड़क पे होती थी, चाहे वो मेन कांग्रेस के साथ, यूथ कांग्रेस के साथ या अपनी वजह से भी हम लोग करते रहे, संघर्ष करते रहे। बहुत सारी महिलाओं को उम्मीद थी कि हम लोगों को टिकट मिलेगा और हम लोग जाएंगे। पहली बार ऐसा हुआ कि महिला अध्यक्ष को भी टिकट नहीं दिया गया। मेरे से पहले 13 महिला अध्यक्ष भी हुई अलग अलग कम्युनिटी से, उनको टिकट दिया गया, लेकिन शरबत फातिमा को टिकट से वंचित रखा गया। तो महिला कांग्रेस अध्यक्ष ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और इसके बाद अब सियासी हलचल तेज हो गई है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। पिछले कई सालों से भारत में सिर्फ बांग्लादेशी घुसपैठियों की घुसपैठ की खबर आती थी, बांग्लादेशी रोहिंग्यों के पकड़े जाने की खबर आती थी, लेकिन शायद ये देश के इतिहास में पहली बार है कि पिछले 3 दिनों से भारत से घुसपैठियों के उल्टे पांव भागने की खबर सामने आ रही है। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ये लोग का सब आपका बांग्लादेश से आने के बाद ये लोग का 2002 का डॉक्यूमेंट्स नहीं है। जो अवैध मतदाता है उनकी समीक्षा होगी। एसआईआर जिस तरीके से किया जा रहा है, एसआईआर को एक्सक्लूजनरी बनाया जाए। आया था 1987 से पहले आया था, तो लेकिन हम लोग के पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं था तभी। स्कूल सर्टिफिकेट्स नहीं है तो आपको दिक्कत तो होगी। राहुल गांधी जी को अपने पिताजी, जो मरहूम पिताजी हैं, उनके सपने को भी जो है पूरा नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उनको तो तफरी करना है। पिछले कई सालों से भारत में सिर्फ बांग्लादेशी घुसपैठियों की घुसपैठ की खबर आती थी, बांग्लादेशी रोहिंग्याओं के पकड़े जाने की खबर आती थी, लेकिन शायद ये देश के इतिहास में पहली बार है कि पिछले 3 दिनों से भारत से घुसपैठियों के उल्टे पांव भागने की खबरें आ रही हैं। बांग्लादेश पश्चिम बंगाल बॉर्डर पर पिछले 3 दिनों से घुसपैठियों की भीड़ इकट्ठा है, जो किसी भी तरह बांग्लादेश वापस लौट जाना चाहते हैं। इनमें बड़ी संख्या में घुसपैठिए जीरो लाइन पर फंसे हुए हैं, क्योंकि इतनी भारी तादाद में बांग्लादेशी फोर्स भी उन्हें लेने को तैयार नहीं है। स्थिति यह है कि भारत से भाग निकलने के चक्कर में कई लोगों ने बॉर्डर पर अस्थायी ठिकाने बना लिए हैं, शेड बना लिए हैं और परिवार समेत बोरियां बिस्तर बांधकर बांग्लादेश जाने का इंतजार कर रहे हैं। एसआईआर के विरोध में आज कांग्रेस ने राजस्थान के जयपुर में जबरदस्त प्रदर्शन और हंगामा किया। इसके अलावा कांग्रेस दिल्ली के रामलीला मैदान में एसआईआर के खिलाफ एक बड़ी रैली की तैयारी कर रही है। बीजेपी का आरोप है कि घुसपैठियों के रूप में विपक्ष का हार्डकोर वोट बैंक कम हो रहा है, जिसकी वजह से एसआईआर का विरोध हो रहा है। हैरानी की बात यह है कि पिछले 3 दिनों में विपक्ष के किसी भी नेता ने घुसपैठियों के भागने का समर्थन नहीं किया है।
समझने वाली बात यह भी है कि बांग्लादेश की सीमा भारत के 5 राज्य पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम से लगती है। इसमें सबसे बड़ी सीमा पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश की है, जो 2200 किलोमीटर लंबी है। इसके बावजूद बांग्लादेशियों में भगदड़ की तस्वीरें सिर्फ पश्चिम बंगाल से आ रही हैं। रुकिया अपने परिवार के साथ बांग्लादेश के सातखीरा से यहाँ पे आ गई थी और यहाँ पे वो लॉकडाउन के टाइम से रह रही है। मैंने उससे पूछा कि क्या आपके पास वोटर कार्ड है? उसने हाँ बोला। क्या आपके पास आधार कार्ड है? उसने हाँ बोला। उसने ये भी बोला कि उसने वोट दिया है। ये है रुकिया की स्टोरी। बहुत लोग यहाँ पे बहुत लोगों के पास डॉक्यूमेंट नहीं है, बहुत लोगों के पास है। क्यों वो वापस जा रही है? वो ये बोल रही है कि 2002 में उसका नाम नहीं है, इसलिए वो वापस जा रही है। इन सब के बावजूद बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग को पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने बंगाल में चल रहे एसआईआर को तुरंत रोकने की अपील की है। ममता बनर्जी के एसआईआर रोकने की मांग का समर्थन कांग्रेस की सरकार में योजना आयोग की सदस्य रह चुकी सैयद हामिद ने भी किया है। बांग्लादेशी बोलने में क्या गुनाह है? अरे भाई, बांग्लादेशी भी तो इंसान है। अल्लाह ने ये धरती बनाई है इंसानों के लिए, ये हैवानों के लिए तो नहीं बनाई है, इंसानों के लिए बनाई है। ये बीएलओ का जो ऊपर है, क्योंकि ये पश्चिम बंगाल की सरकारी कर्मचारी है और इनका ऊपर तृणमूल कांग्रेस का बहुत ज़्यादा प्रेशर रहते हैं कि आप लोग फर्जी वोटर को भी आप एसआईआर में उनका नाम डाल दीजिए। और इस वजह से बेचारा वो लोगों को क्या है, एक तरफ अन्नक्षान स्थान की। ये कहानी सिर्फ एक घुसपैठिए की नहीं है। वसीरहाट बॉर्डर पर ऐसे सैकड़ों घुसपैठिए जमा हुए हैं जो बंगाल में सरकारी योजनाओं का लाभ ले रहे थे। ये वोट डालते थे, सरकारें चुनते थे। सोचिए, अगर विदेशी नागरिक बंगाल में चुनाव को प्रभावित कर रहे हैं तो लोकतंत्र के लिए कितना बड़ा खतरा है। तो चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी जो मांग किया वो तो सही किया, क्योंकि ये जो एसआईआर का जो प्रोसेस है ये तो अनप्लान्ड साइंटिफिक वे से ये कर रहा था, तो इसीलिए ये प्रॉब्लम क्रिएट हुआ। They are also, telling that how they entered inside the state of West Bengal and the TMC workers, TMC leadership helped them to get the voter card, आधार कार्ड एंड ऑल अदर डॉक्यूमेंट्स। इसलिए कर रहा है सर का विरोध विपक्ष, ताकि वो बांग्लादेशी घुसपैठिए रोहिंग्या घुसपैठियों के भारत में जगह दिला सके। तो विपक्ष की पूरी लड़ाई भारत के लिए नहीं, यहाँ के लोगों के लिए नहीं, वो बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए, रोहिंग्या के लिए। शायद इसीलिए ममता बनर्जी को वोट बैंक खिसकने का डर सता रहा है और टीएमसी के नेता खुलकर कह रहे हैं कि एसआईआर के बहाने घुसपैठियों को किसी ने हाथ लगाया तो खैर नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। नेपाल में एक बार फिर जेनजीज प्रदर्शनकारी सड़क पर उतर आए हैं। नेपाल में एक बार फिर से वैसी ही हिंसा, आगजनी, तोड़फोड़, उपद्रव और बवाल शुरू हो गया है जैसे आज से 63 दिन पहले 8 सितंबर को हुआ था। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। नेपाल में एक बार फिर से जेन जी भड़क गई है। नेपाल में फिर एक बार वैसी ही हिंसा, आगजनी, तोड़फोड़, उपद्रव और बवाल शुरू हो गया है जैसा आज से 63 दिन पहले 8 सितंबर को हुआ था। नेपाल में अब की बार जो हिंसा भड़की है वो राजधानी काठमांडू से 9 घंटे की दूरी पर सिमारा इलाके में हुई है। सिमारा इलाके में पिछले 2 दिन से कर्फ्यू लगाया गया था। उसके बावजूद जेन जी ने सड़कों पर उतरकर हिंसक प्रदर्शन किया। इस हिंसक प्रदर्शन में अब तक आज 10 लोग घायल हो चुके हैं। जब प्रदर्शनकारी कर्फ्यू तोड़कर आगे बढ़ते रहे तो पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे और 2 राउंड हवाई फायरिंग की, जिसके बाद प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पत्थरबाजी शुरू कर दी। इसमें 6 पुलिस वाले घायल हो गए। एक अलग घटना में जेनजी प्रदर्शनकारियों ने सिमारा बाजार में पुलिस चौकी को फूंक दिया। प्रदर्शनकारियों ने यूएमएल ऑफिस को भी आग के हवाले कर दिया। इस बीच बारा के चीफ डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर धर्मेंद्र मिश्रा ने जेनजी बारा कोऑर्डिनेटर सम्राट उपाध्याय को बातचीत के लिए बुलाया और कहा कि इस संकट को टकराव के बजाय बातचीत से सुलझाया जाना चाहिए। वहीं नेपाल के अंतरिम पीएम ने प्रदर्शनकारियों से शांति की अपील की है।
दरअसल जेनजी प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि पुलिस नेपाल के अपदस्थ प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की पार्टी सीपीएन यूएमएल के कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करने में हिचकिचा रही है। नेपाल के 12 जिले में बुधवार को उस समय तनाव बढ़ गया जब जेनजी युवाओं और ओली की पार्टी सीपीएन यूएमएल के कार्यकर्ताओं में झड़प हो गई। इस बार जेनजी का गुस्सा यूएमएल नेता महेश बसनेत के खिलाफ है। इस बार जेनजी का गुस्सा यूएमएल नेता महेश बसनेत के खिलाफ है। उन पर आरोप है कि महेश ने सितंबर में हुए जेनजी आंदोलन के दौरान पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली का समर्थन किया था। इसे लेकर इलाके में पहले से ही तनाव का माहौल बना हुआ था। अब की बार आंदोलन के केंद्र में 12 जिला है। बीते दिनों में सिमारा एयरपोर्ट के बाहर विरोध प्रदर्शन देखा गया। नेपाल मीडिया के मुताबिक यूएमएल नेता शंकर पौडेल और महेश बसनेत एक राजनीतिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए 12 जिला आने वाले थे, लेकिन उनके आने की खबर मिलते ही जेनजी समर्थक सड़कों पर उतर आए और सेमरा हवाई अड्डे को घेर लिया, जिसके बाद हालात बिगड़ते देखकर प्रशासन ने कर्फ्यू लागू होने के बाद भी सिमारा एयरपोर्ट की सभी उड़ानें रद्द कर दी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। चलिए बात अब दिल्ली में हुए लाल किले ब्लास्ट की कर लेते हैं। तो देखिए, दिल्ली में लाल किला के पास हुए ब्लास्ट केस में रोज नए खुलासे हो रहे हैं और इस बीच न्यूज़ 18 को फरीदाबाद के फतेहपुर तंगा गांव में अमोनियम नाइट्रेट के जखीरे का एक वीडियो मिला है। जानकारी के मुताबिक ये वही विस्फोटक है जिससे कि लाल किले के सामने भयानक विस्फोट कर आतंकी वारदात को अंजाम दिया गया था। और इससे पहले बीते 10 नवंबर को डॉक्टर मुजम्मिल की निशानदेही पर फरीदाबाद के तांगा गांव में एक किराए के मकान से करीब 2900 किलो अमोनियम नाइट्रेट बरामद किया गया था। अब इसका वीडियो भी देखिए सामने आया है, जो करीब 50 बोरे में भर करके रखा गया था। ये इतना बड़ा जखीरा था कि सुरक्षा एजेंसियों को उसे ले जाने के लिए ट्रक मंगवाना पड़ा। सुरक्षा एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक विस्फोटक की इसी जखीरे के कुछ हिस्से से लाल किले के सामने ब्लास्ट को अंजाम दिया गया होगा। इस समय न्यूज़ 18 इंडिया की टीम पहुंची है फतेहपुर तगा के उस गांव में जहां पर काफ़ी भारी मात्रा में अमोनियम नाइट्रेट की बरामदगी हुई थी, विस्फोटक बरामद हुआ था। ये वही घर है, ये वही गोदाम है जिसके बारे में काफ़ी चर्चा हुई थी। न्यूज़ 18 इंडिया की टीम हम 10 नवंबर को इसी गोदाम में पहुंचे थे और उसके बाद यहाँ पर भारी मात्रा में वो विस्फोटक और अमोनियम नाइट्रेट के कई सारे कट्टे बरामद हुए थे। सफ़ेद रंग के ये कट्टे थे जिन्हें इस गोदाम के अंदर रखा गया था। आप देखेंगे तस्वीरों में ये वही गोदाम है और न्यूज़ 18 इंडिया के कैमरे पर हम आपको इसलिए इसे दिखा रहे हैं क्योंकि इस गोदाम के अंदर कई सारे कट्टे यहाँ पर रखे हुए थे। अभी भी आप देखेंगे सीलन जो गोदाम में कट्टे, जो सफ़ेद रंग के कट्टे रखे गए थे, उनमें से एक कट्टा आपको सफ़ेद दिखाई भी दे रहा है। देखिए इस तरह के सभी कट्टे इस तरह के थे, कुछ मिक्स थे जिसमें अभी आपको दिखाई दे रहा है कि कुछ लिखा हुआ है और ये सब केमिकल वाले जो आइटम थे, किस तरह का विस्फोटक था इसको लेकर जांच जारी है। लेकिन यहाँ पर पूरा यहाँ पर सजाया हुआ था, अंदर रखा हुआ था गोदाम के अंदर और उसके बाद बाहर से ऐसे ताला लगाया हुआ था। आप देखेंगे यहाँ पर ताला अभी भी लगाया गया है क्योंकि आज इस घर को बंद रखा गया है, कोई यहाँ पर है नहीं। लेकिन गोदाम, क्योंकि ये घर में जो लोग रहते थे वो यहाँ पर है नहीं, लेकिन ये गोदाम जो है ये बंद किया गया है, ताला लगाया गया है। और इस गोदाम के अंदर तकरीबन कई सारे जो सफ़ेद रंग के कट्टे जिन्हें छोटा कहा जाता है, 25 किलो के आसपास एक कट्टे में वज़न होता है और ऐसे तकरीबन 40-50 कट्टे यहाँ पर मिले थे। और उसके बाद पुलिस की टीमों ने इसी जगह से बरामदगी की थी क्योंकि J&K पुलिस को जब पता चला था कि डॉक्टर मुजम्मिल और उसके साथ के जो लोग हैं वो एक बड़ा जैश का पूरा नेटवर्क को ऑपरेट कर रहे हैं, इस मॉड्यूल को ऑपरेट कर रहे हैं और इसीलिए एक ऐसा घर तलाशा गया जो गांव के बीचों बीच होगा। देखिए पूरे यहाँ पर आप गांव देखेंगे, ये खेत हैं, खेतों के बीच में ये घर बना हुआ है। किसी मौलाना का ये घर है जो इमाम भी हैं और उसके बाद उनसे पूछताछ भी की गई, उनकी गिरफ्तारी भी की गई क्योंकि इस घर को बाकायदा यहाँ पर किराए के लिए रखा गया था। जिसने भी ये रखा था ये बताया जा रहा है कि इसका जो ओनर है वो मेवात से लिंक करता है। क्या वो मेवात में रहता है या मेवात आता जाता है? और यहाँ पर उसने डॉक्टर मुजम्मिल को ये घर किराए में दिया था ताकि यहाँ पर किसी को पता ना चले, क्योंकि डॉक्टर आदिल और मुजम्मिल की जब गिरफ्तारी हुई थी तो इस पूरे नेटवर्क का पता चला था और उसके बाद से ही यहाँ पर टीमें आई थी। 10 नवंबर को तकरीबन 5 से 6 घंटे यहाँ पर टीमें रहीं। फिलहाल एजेंसियाँ अभी भी जाँच कर रही हैं। कैमरामैन चंदन सिंह के साथ दीपक बिष्ट, न्यूज़ 18 इंडिया, फरीदाबाद।
देखिए, दिल्ली के लाल किले के पास 10 नवंबर को ब्लास्ट को अंजाम देने वाले डॉक्टर उमर का कनेक्शन अल फलाह यूनिवर्सिटी से सामने आया था, लेकिन सुरक्षा एजेंसियों के जांच में सामने आया कि यूनिवर्सिटी से जुड़ा आतंकवाद का ये मामला पहली बार नहीं, बल्कि यहाँ के एक स्टूडेंट मिर्जा शादाब बेग ने, आपको बता दें कि अहमदाबाद, सूरत समेत 5 धमाकों में बड़ी भूमिका निभाई थी। इंडियन मुजाहिदीन का खतरनाक एक्टिव मेजर मिर्जा शादाब बेग भी अल फलाह इंजीनियरिंग कॉलेज का छात्र ही रह चुका है। अल फलाह यूनिवर्सिटी का एक और आतंकी कनेक्शन। देश में कई ब्लास्ट करने वाला भी अल फलाह का स्टूडेंट। डॉक्टर उमर नबी के बाद अब आतंकी मिर्जा शादाब बेग का नाम। हरियाणा के फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी ये वही जगह है जहां दिल्ली ब्लास्ट के आरोपियों का कनेक्शन है। अब इस अल फलाह यूनिवर्सिटी का एक और आतंकवादी से रिश्ता सामने आया है। इंटेलिजेंस एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक इंडियन मुजाहिदीन का एक्टिव मेंबर मिर्जा शादाब बेग भी अल फलाह इंजीनियरिंग कॉलेज का ही छात्र रह चुका है। फरीदाबाद में अल फलाह कॉलेज की शुरुआत अल फलाह स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के रूप में हुई थी। बाद में 2014 में हरियाणा प्राइवेट यूनिवर्सिटीज अमेंडमेंट एक्ट के तहत इसे यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला था। जानकारी के मुताबिक इंडियन मुजाहिदीन के आतंकी मिर्जा शादाब बेग ने साल 2007 में फरीदाबाद के अल फलाह इंजीनियरिंग कॉलेज से बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में पूरा किया था। उसके बाद अहमदाबाद में हुए सीरियल बम धमाकों में वो शामिल पाया गया था। यानी पढ़ाई के दौरान ही आतंकी मिर्जा शादाब बेग हमलों की प्लानिंग कर रहा था। ये आतंकी पिछले कई सालों से फरार है और सूत्रों के मुताबिक इसकी आखिरी लोकेशन 2019 में अफगानिस्तान में मिली थी। फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी का आतंकी कनेक्शन डॉक्टर उमर नबी और डॉक्टर शकील मुजब्बिल से जुड़ा है, जिनके ऊपर 10 नवंबर को लाल किले के सामने ब्लास्ट कर कई लोगों की जान लेने का आरोप। अब देश में 5 जगहों पर ब्लास्ट कराने के आरोपी मिर्जा शादाब बेग का नाम इस यूनिवर्सिटी से जुड़ने से जांच एजेंसियां और चौकन्नी हो गई हैं। मिर्जा शादाब बेग यूपी के आजमगढ़ का रहने वाला है। एजेंसियों के दावे के मुताबिक शादाब बेग पर देश के अलग अलग हिस्सों में 5 धमाके करने का आरोप। मिर्जा शादाब बेग दिल्ली, जयपुर, अहमदाबाद और गोरखपुर के धमाकों में शामिल रहा था। इन धमाकों के बाद आतंकी मिर्जा शादाब बेग पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया था। इंटेलिजेंस एजेंसियों के मुताबिक मिर्जा शादाब बेग इंडियन मुजाहिदीन का एक खतरनाक मेंबर रहा है। इंटेलिजेंस एजेंसियों के मुताबिक 2008 में हुए जयपुर में विस्फोटों को अंजाम देने के लिए मिर्जा शादाब बेग ही विस्फोटक इकट्ठा करने के लिए कर्नाटक के उडुपी गया था। उडुपी में रियाज भटकल और यासीन भटकल को मिर्जा शादाब बेग ने बड़ी संख्या में डेटोनेटर और बेयरिंग दिया, जिसका इस्तेमाल आईईडी तैयार करने में किया गया। कहा यह भी जाता है कि इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के चलते मिर्जा शादाब बेग बम बनाने की इंजीनियरिंग से अच्छी तरह वाकिफ था। यही नहीं, 2008 में ही गुजरात के अहमदाबाद में हुए ब्लास्ट में भी आतंकी मिर्जा बेग शामिल था। अहमदाबाद धमाके से 15 दिन पहले वो अहमदाबाद पहुंचा था और पूरे शहर की रेकी की थी। इससे पहले साल 2007 में गोरखपुर में हुए बम धमाकों में भी मिर्जा शादाब बेग का नाम सामने आया था। गोरखपुर में हुए धमाकों में 6 लोग घायल हुए थे, जिसके बाद इंडियन मुजाहिदीन से नाम जुड़ने के बाद मिर्जा शादाब बेग की संपत्ति कुर्क कर ली गई थी। आतंकी मिर्जा शादाब बेग नए लड़कों को भर्ती करने के लिए रेडिकलाइज करने में भी माहिर था। अब इसका नाम अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़ा है, तो जांच एजेंसियां दिल्ली ब्लास्ट के आरोपियों से इसके कनेक्शन की पड़ताल में जुट गई। चलिए, वक्त हो चला एक बेहद ही